इसके अबाउट निकाल लो। Moment of inertia about xx dash. Moment of inertia about xx dash. बेसिकली कटआउट पोर्शन के जैसे न्यूमेरिकल करते थे उसी वे में सोचो इसको भी। मेरे पास एक डिस्क है, सॉरी स्फीयर है, होलो स्फीयर का मतलब यही है कि मैंने इस बड़े स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर रिमूव कर दिया। एक बड़ा स्फीयर था रेडियस आर का, उसमें से मैंने एक पार्ट निकाल लिया, स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो अगर बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और जो रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, तो जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी I1 माइनस I2। तो I1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, बड़े सॉलिड स्फीयर में से छोटा सॉलिड स्फीयर रिमूव किया है 2/5 mr²। 5 mr²। तो इसमें रेडियस कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, कर दो सॉल्व, आंसर निकाल दो। यू कैन राइट whenever a part of the body is removed, whenever a part of the body is removed, then moment of inertia, of remaining part is the difference of moment of inertia of complete body minus सर difference of के बाद repeat कर दो। moment of inertia of remaining part is the difference of moment of inertia of complete body minus moment of inertia of removed part about a given axis. So पूरी बॉडी में से रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। मेरे को आंसर बताओ क्या आता है, गलत कोई नहीं करेगा। वो फॉर्मूला क्या था? 2/5 mr²। आगे आंसर सर आंसर 4m बड़ा r² माइनस 4 छोटा r² अपॉन 10 है।
2 mr raised to power 5 minus small r raised to power 5 upon r cube minus small r cube. मेरा तो ये आ रहा है ओरली, आपका ओरली नहीं आएगा, सॉल्व करके तो आएगा. यस सर आ गया. डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है? मास ऑफ बॉडी और वॉल्यूम, इसका मास m था और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ये जो स्फीयर है इसकी ये डेंसिटी है जो मैं स्फीयर दिया था. और मेरे को इसका मास मैं लेता हूँ से m1. m1 इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे रो की वैल्यू को तो यू गेट इसका मास m2 and m2 is density into volume of smaller sphere. ये दोनों स्फीयर का मैंने मास निकाल लिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था? I1 माइनस I2. 2/5 m1 r square माइनस 2/5 m2 इंटू स्मॉल r square. m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो. You get 2/5 m r5 minus small r5 upon r cube minus r cube. पहले मास निकालना था दोनों स्फीयर्स का, बिकॉज हमें तो इस इनकम्प्लीट स्फीयर का मास दिया, इसका मास m दिया था, तो पूरे का मास निकालेंगे और इसका मास निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के. देखो समझ में आ रहा है कैसे किया? पहले इन दोनों का मास निकालना एसेंशियल है और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है. और मास का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. नीचे कर दो. वैल्यू से पुट किया नीचे तो. कर लिया नोट? यस सर. Next rate, two masses m1 m2 are separated by distance r. Two masses m1 m2 are separated by a distance r. Find moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass. Find moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass. So अगर सेंटर ऑफ मास में मान लूं ये है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स एक्स डैश. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास.
ये भी लिख लो, and line perpendicular to the line joining the two masses. Moment of inertia of the system about center of mass. Moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass and perpendicular to the line joining the two. Because अगर मैं ये एक्सिस लेता तो जीरो आ जाता, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, परपेंडिकुलर एक्सिस. m1 का एक्सिस से डिस्टेंस r1, तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, m2 का डिस्टेंस r2, तो m2 r2 स्क्वायर. इसको मान लेते हैं रीजन. दो मासेस हो तो हम रिड्यूस्ड मास ले सकते थे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या था? m1 m2 upon m1 plus m2. So formula is mu r square where mu is reduced mass. ये दोनों स्टेप देखो, ये समझ में आ रहे हैं? मैंने r1 r2 को ऐसे क्यों लिया? r1 r2 समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझा दो. ये समझ आ रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r0. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x0. x कौन सा डिस्टेंस हो गया? ये डिस्टेंस ओरिजिन से. अगर ये x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? r माइनस एक्स. तो r1 इज x एंड r2 इज r माइनस एक्स.
हुआ नहीं है क्वेश्चन आपसे। देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो मेरे से। क्लियर है? I1 कैसे आया? वॉइस बंद तो नहीं होगी, मेरे को सुनने वाली किसी का। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज बीच में वॉइस बंद हो गई थी, मेरे को किसी की वॉइस नहीं आ रही थी। करें नेक्स्ट। M2R2 कैसे है? क्या? M2R2 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एन बॉडीज? सबसे पहला फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया था? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, जितने मासेस हैं सबका एक्सिस से डिस्टेंस और स्क्वायर। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सबसे पहले यही ड्राइव किया था। कि समेशन mi ri स्क्वायर। सो यू कैन राइट नेक्स्ट। सर हमेशा यही आएगा म्यू आर स्क्वायर, जैसे अगर सेंटर ऑफ मास का अबाउट निकालेंगे दो का। दो मासेस का यही आएगा हमेशा ही। हमेशा क्या मतलब, यही तो केस हो सकता है, इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं है कि दो मासेस है उनमें डिस्टेंस आ रहा है। ओके सर। कैन राइट find expression for moment of inertia of uniform disk of mass m and radius r about an axis xx dash as shown in figure, about an axis xx dash as shown in figure। हमारे पास डिस्क है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। moment of inertia of disk निकालना है about an axis passing through xx dash as shown in figure। moment of inertia about this axis xx dash। कैसे करें? पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी। नहीं, मैंने एक और एक्सिस बना लिया जो एक्स एक्स डैश के पैरेलल है,
और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं आई एक्स एक्स डैश इज आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। आईसीएम कौन सा एक्सेस है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ये डायमीटर है डिस्क का, Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता क्या है? mr square by 4. by 4. So moment of inertia of disk about diameter. We say ICM is mr square by 4. तो बस अब एक ही काम रह गया, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस r what is sin possible distance? h। ये अगर r है तो sin theta is equals to h by r. H by R. h is equal to r sin theta। R sin theta. Ix dash is mr square by 4 plus m into r sin theta का स्क्वायर। mr square को अगर हम कॉमन लें तो दिस विल बी 1 by 4 plus sin square theta। अगर थीटा 0 है तो One square by 4. by 4 M R square. डायमीटर का आ गया थीटा 0 का मतलब ये डायमीटर भी बन गया। Yes, sir. और अगर थीटा 90 है तो 5 by 4 M R. 5 by 4 mr 5 by square. 4 M R. तो अगर ये 1 by 4 mr स्क्वायर था, अबाउट टेंजेंट में पूछूं तो कितना होगा? IT कितना होता था फॉर्मूला? mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। बिकॉज जब ये 90 का एंगल बनेगा तो ये टेंजेंट ही बन जाएगा ना। Yes, sir. तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। If the chord makes an angle theta as shown, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर 1 by 4 plus sin square theta। डायमीटर निकालना है या टेंजेंट निकालना है तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट राइट। rod of length L, rod of length L is fixed on the ground. Rod of length L is fixed on the ground. And initially vertical. If released from this position, find the velocity of center of mass of rod when it makes an angle theta with horizontal or with vertical. When it makes an angle theta with vertical. A rod of mass m and length L is fixed at the base and is initially vertical. Find the velocity of center of mass. If it is released and it makes an angle theta with vertical. क्वेश्चन समझ आया? ये रॉड ऐसे वर्टिकल थी और ऐसे गिरने लग गई। सो अगर ऐसे वर्टिकल और ऐसे गिर रही है तो जब इसका एंगल थीटा है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। हमने बताना है जब एंगल थीटा है
सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ पे होगा? मिडल में। तो ये मिडल पॉइंट, मेरे को इसकी वेलोसिटी बतानी है। बेसिकली मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है ऐसे केसेस में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो इसके पास पहले जब ये वर्टिकल थी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जब ये अभी स्टैटिक है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, 0 तो 0 है। तो जब ये गिरना शुरू हुई तो इसकी कौन सी एनर्जी कम हो रही है और कौन सी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है। तो जितनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। अब काइनेटिक इसमें कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेट कर दिया है, रोल थोड़ी कर रही है। इसका एक एंड तो फिक्स कर दिया हमने, तो ये रोटेशन की कैटेगरी है ना, रोलिंग थोड़ी है। रोलिंग में होती है दोनों। तो ये तो रोटेट कर रही है अपने एक फिक्स्ड एंड के अबाउट। आप इस रॉड को पकड़ के लोअर एंड फिक्स कर दो, आप इसको सारा दिन घुमाते हुए रहेगी तो इसी जगह पे। तो ये रोटेशन का केस है, दिस इज रोटेशन। इट्स रोटेटिंग अबाउट विच पॉइंट? कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है? ग्राउंड पे जो है। तो इट्स रोटेटिंग अबाउट द ग्राउंड पॉइंट। उसको अगर मैं ओ बोलूं तो यू कैन से इट्स रोटेटिंग अबाउट ओ। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी दैट इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिखो कंसेप्ट इसका। Initially when the rod is vertical and at rest, initially when the rod is vertical and at rest, it possesses only potential energy. It possesses only potential energy. And as it falls, the potential energy is converted into rotational kinetic energy of the rod. Rotational kinetic energy of the rod as it is rotating about, the fixed point O. सबसे नीचे वाले पॉइंट को O मार्क कर लो। As it is rotating about the fixed point O, using conservation of energy, decrease in potential energy is equals to increase in kinetic energy. कर दो सॉल्व। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते थे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा। सो पहले ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी। बिकॉज जब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी। फिर ओमेगा से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। पहले मेरे को ओमेगा निकाल के बताओ कितना आया। क्या है ओमेगा की वैल्यू?
इतना टाइम? एक क्वेश्चन के लिए रफली 1 मिनट मिलता है मेडिकल वालों को, 2 मिनट जेई मेंस में और 3 मिनट एडवांस में। और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप लेके ही बैठ गए हो। मेडिकल में तो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के समझ के आंसर मार्क करना होता है। So under root 2g by L. √2g/L। किसने निकाला ये आंसर? So lavish. √2g/L गलत है। So 3g by L. ये किसने निकाला? समर्थ। Yes, sir. गलत है। H का लेना L के बराबर ले ले। क्यों H को L क्यों ले लो? हमारी हाँ जी सर ओमेगा की वैल्यू √3g/L into 1 minus cos थीटा है। बिल्कुल ठीक। √3g/L 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ये आंसर। आप कंसेप्ट ठीक से नहीं लगाओगे तो आंसर कभी नहीं आएंगे। ये पॉइंट हो गए। पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, L/2 पे। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, L/2 cos थीटा पे। Decrease in potential energy is equals to increase in kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई? mg/L/2 माइनस mg/L/2 cos theta। This is equals to half I omega square। I is ml²/3। So इसको सॉल्व कर दो, यू गेट velocity of center of mass। सर into L/2 कर देंगे ओमेगा को। आर ओमेगा। इसका रेडियस ऑफ पाथ क्या है? सेंटर ऑफ मास किस रेडियस में मूव कर रहा है? अगर ये ऐसे जाता है तो रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज L/2, सो L/2 ओमेगा। यही बना आंसर √3gL/4 1 माइनस cos थीटा। √3gL/4 1 माइनस cos थीटा। यस Because ml²/3 क्यों लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर रॉड का अबाउट About one end। सेंटर ऑफ मास होता about one सेंटर होता था ml²/12, तो रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट दैट एंड ओनली। सो इसलिए ml²/3। देखो समझ में आ रहा है या नहीं?
किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें जो किया है। Next to right. A light rod carries three equal masses A, B, and C as shown, each of mass m. Each of mass m. What will be the velocity of B in vertical position of rod? What will be the velocity of B in vertical position of rod? What will be the velocity of B in vertical position of rod if it is released from horizontal position? कि यहां से फिक्स्ड है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन पे आ गई इक्वली स्पेस्ड है L/3 L/3 L/3। हमने बताना है जब ये रॉड यहां से रिलीज की तो ये ऐसे गिरी, तो जब यहां आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है। सर लाइट रॉड मतलब हमने रॉड का रॉड का मास नहीं है, रॉड का मास नहीं है। लाइट रॉड का मतलब होता है रॉड को मासलेस लेना। सो व्हेनेवर इट्स गिवन लाइट रॉड, वो मतलब आपका न्यूमेरिकल थोड़ा आसान बनाने के लिए कि रॉड का मास मत लो। वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। तो इस केस में भी कंसेप्ट तो सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक बढ़ रही है। रोटेशन है, ट्रांसलेशन है या रोलिंग है? रोटेशन। रॉड का एक एंड फिक्स्ड है तो ये रोटेशन है, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ गई। तो इसमें भी पहले ओमेगा निकलेगा और फिर वेलोसिटी निकलेगी। सो यू कैन राइट एज द रॉड फॉल्स डाउन, as the rod falls down, potential energy decreases and kinetic energy increases. Kinetic energy is rotational because one end is kinetic energy is rotational because one end is fixed. Thus, decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. कर दो solve.
क्या आंसर आया? ओमेगा पहले बता दो, ओमेगा तो आ गया होगा अब तक। अंडर रूट 3g और एल। रूट 3g ओवर एल गलत है। ऐसे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व कराओगे तो मैं लेवल बढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं इन्हीं पे अटका रह जाऊंगा। The under root of 3g by 2l. नहीं जी, अंडर रूट जी बाय एल। नहीं। और कोई आंसर? सर 9 into under root g by 14l. क्या आंसर है? सर 9 into under root of g by 14l. नहीं। कोई और? Sir, under root of 36g upon 14 है। अंडर रूट 36g अपॉन, क्या आंसर बताया? अंडर रूट 36g अपॉन 14l। 14l मतलब 18g बाय 7। 36 बाय 14 यही होगा ना, 18 बाय 7। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये आंसर। बाकी लोग देखो कहाँ गलती कर रहे हो। आंसर यही है, अंडर रूट 36g बाय 14l या 18g बाय 7l। एक ने निकाला सिर्फ ठीक आंसर, ध्यान से देखो। ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है? ए की हाइट कितनी कम हुई? एल बाय 3। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? सिमिलरली बी की हाइट कितनी कम हुई? और सी की? यही आया डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। mgl/3 प्लस 2mgl/3 प्लस mgl। ठीक है, ये इतना ठीक है। Yes. इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए का एक्सिस से डिस्टेंस l/3, बी का एक्सिस से डिस्टेंस 2l/3 और सी का एक्सिस से डिस्टेंस, ये आई की वैल्यू होगी। ए का एक्सिस से डिस्टेंस l/3 है, बी का 2l/3 और सी का l है। इनको ऐड कर दें तो क्या आ गया? दिस इज mgl, 2mgl और 3mgl, so 6mgl, 6mgl/3, so this is 2mgl। इधर आ जाओ, अब ml square by 9 plus 4ml square by 9 plus ml square, that means 14ml square by 9, so half into 14ml square by 9 into omega square। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं की, वैल्यूज ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती ना हो कहीं पे। सो दिस इज
2 into 2 into 9, so 36 mgl. M cancel, एक L cancel. So omega square is 36 mgl by 14 ml square. अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जो आपको नहीं आता? अब मैथमेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स का भी फायदा नहीं होगा. वंस इन अ वाइल ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स ये ओमेगा की वैल्यू है. अब वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है. बी का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? बी किस रेडियस में मूव कर रहा है? 12/3. 12/3. तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 12/3 इंटू ओमेगा. ये आंसर है. सो 12/3. सो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो वैसे अगर आपने लिखना है तो. अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर ले आऊं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ. एल तो कैंसिल हो जाएगा. दिस वुड बी 4 into 18 into GL अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 into 9. ये कैंसिल हो जाएगा 2 अंडर रूट 8GL/7. अंडर रूट 8GL/7. देखो नहीं आ रहा समझ तो. नेक्स्ट इसमें एक कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक का. बिकॉज हमारे मेजोरिटी क्वेश्चन हम अब इसीलिए अभी कर नहीं रहे बिकॉज उसमें टॉक यूज होगी. टॉक को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. मेरे पास मान लो एक रॉड है, कुछ लिखेंगे नहीं, बस सिर्फ बेसिक समझ लो इसके होते क्या. यहां से रिजिडली फिक्स थी. रिजिडली फिक्स मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ओ के अबाउट, बट मूव नहीं कर सकती. अगर मैं F3 फोर्स लगाता हूं तो ये रोटेट करेगी? No, sir. No, sir. F3 के कारण नहीं करेगी. F2 के कारण कर सकती है. कर सकती है. अगर मैं F1 की बात करूं, ये एंगल अगर थीटा है, F1 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. दिस विल बी F1 cos और इधर F1 sin. ये रॉड पे अगर सिर्फ F1 cos थीटा फोर्स लगती तो ये घूमती रॉड. No, sir. F1 sin थीटा के कारण. Yes, sir. That means रॉड हमेशा उस कंपोनेंट के कारण घूमती है which is perpendicular to the length of the rod. रॉड सिर्फ उस फोर्स के कारण घूम रही है which has a component perpendicular to the rod. Because perpendicular component रॉड को घुमाता है. अच्छा, इसको मूव करना आसान कब होगा? मैं F1 sin थीटा इधर लगाऊं या F1 sin थीटा सेंटर पे लगाऊं? लीवर आर्म का प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में. जैसे आपको क्वेश्चन आता है, जो अगर आप कभी मैकेनिक के पास जाओ से एक्टिवा या कार रिपेयर कराने, उनके टूल्स के बहुत लॉन्ग हैंडल्स होते हैं. उसका रीजन क्या होता है? Their tools have long handles.
बढ़ जाता है। या आपके घर में ही जो डोर लगे हुए हैं, जैसे आपके घर में एक डोर है, इसमें हैंडल इधर क्यों लगता है, इधर क्यों नहीं लगता? ए पोजीशन पे ही क्यों लगेगा ये अगर हिंजेस है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे ऐसे और फोर्स कम लगानी बढ़ पड़ेगी। जाएगा तो सर ज्यादा अच्छे से घूम सकता है। सर ओमेगा बढ़ जाएगा इससे। ओमेगा, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा की बात नहीं कर रहे अभी हम। इसको घुमाना आसान होगा अगर मैं ए पे फोर्स लगाऊं, और ए पे भी फोर्स आप परपेंडिकुलर ही लगाते हो। अब ये तो नहीं है यहाँ पे हैंडल लगा इसको इधर को खींच रहे हो घुमाने के लिए, बिकॉज अब इसको परपेंडिकुलर पुश करते हो। जितना ज्यादा एक्सिस से डिस्टेंस होगा आर, इसको रोटेट करना उतना आसान हो जाएगा। तो टॉर्क को हम कहते हैं इट्स अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स बॉडी को कैसे घुमा सकती है, उसके लिए जो हमें वैल्यू चाहिए दैट इज टॉर्क। और मैथमेटिकली हम उसको लिख देते हैं कि अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, और यू कैन राइट इसका मैग्नीट्यूड एज क्रॉस प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ इज आर एफ साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। लिख सकता हूं ना? एफ परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, कि एफ साइन थीटा इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क। और यू कैन ऑल्सो राइट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो उस केस में आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मान लो ये रॉड है, मैंने फोर्स लगाई इधर, तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? वैसे फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये तो आर था, ये एंगल थीटा, दिस विल बी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी इन ट्राइंगल से ओ ए बी? साइन थीटा इज R perpendicular by R, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? R sin theta. तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, आर साइन थीटा इंटू एफ या आर इंटू एफ साइन थीटा। सो दोनों में टॉर्क निकल आती है। सो टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसमें और काइनेमैटिक्स में, ट्रांसलेशन मोशन में एक फर्क होता है। नॉर्मल अगर आप देखो ये फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 9 डिग्री। मतलब हम फोर्स को परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ये वाला केस। और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? R है। तो किसी भी बॉडी को रोटेट करना है अगर आपने, तो रोटेट करना आसान रहता है अगर आप फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाओ। इसीलिए हैंडल को हमने दूर लगाया था, बिकॉज जैसे लीनियर मोशन में होता है, एक बॉडी को मूव करने के लिए एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए। बिकॉज आप साइकिल को धक्का मार सकते हो, ट्रक को नहीं मार सकते, बिकॉज उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा है। वो फ्रिक्शन के कारण है, जिस भी उसके मास के कारण है, ऑल द रीजंस कंबाइंड। सिमिलरली किसी भी बॉडी को अगर आपने रोटेट करना है तो आपको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क चाहिए। जब तक आप वो टॉर्क नहीं लगाओगे वो बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। कोई ऐसा डोर देखा है जिसको फोर्स लगाओगे वो हिलता ना हो? मतलब लैच्ड नहीं है, हिल सकता है पर आपसे नहीं हिल रहा। कोई ऐसा डोर देखा हो?
बिकॉज हमने जैसे किया था, साइकिल को धक्का मार सकते हो और ट्रक को नहीं मार सकते। उसका रीजन बेसिक क्या है कि ट्रक के लिए क्या डिफरेंट है? मास और इनर्शिया। तो रोटेशन में क्या आ जाएगा मास की जगह? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको घुमाना मुश्किल होगा। तो कोई डोर देखा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो? रेक्टेंगुलर शीट ही है वो, डोर इज अ रेक्टेंगुलर शीट। तो कोई ऐसा डोर कभी देखा हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 h क्या था? ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तभी होगा यहां तो मास बहुत ज्यादा है या उसका साइज बहुत बड़ा है। तो आई ज्यादा होगा तो आप उसको नहीं घुमा पाओगे। अब अगर आपने ऐसा डोर देखना है जिसका साइज तो नॉर्मल ही है, तो मास बहुत ज्यादा है, तो आप अगर कभी चंडीगढ़ गए हो तो रॉक गार्डन के डोर देखना कभी। रॉक गार्डन में डोर्स हिलते नहीं है, रीजन बीइंग पत्थर से बनाए हैं, पत्थरों को जोड़ जोड़ के, तो दे आर वेरी हैवी। 3-4 लोग मिलकर उसको धक्का मारते हैं तो वो हिलता है, बिकॉज इट्स मास इज लार्ज, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज। और दूसरा डोर बहुत बड़ा है। अब अगेन अगर आप बड़ा डोर देखना है तो फोटो में तो देखा होगा, बिकॉज हिस्ट्री की बुक में एक फोटो थी, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में। इंडिया भी घूम लिया करो कभी कभी, लॉकडाउन खुल जाए तो। बुलंद दरवाजे इज वेरी लार्ज इन साइज, हाथी खींच के बंद करते थे बिकॉज इट्स हाइट इज वेरी लार्ज। तो मास भी करस्पॉन्डिंगली बड़ा हो गया, बिकॉज है तो वुडन डोर ही, बट बिकॉज इट्स वेरी लार्ज इन साइज, तो एक अगर आप अकेले धक्का मारोगे वो हिलेगा भी नहीं। तो पुराने टाइम का, अकबर के टाइम का, तो वो हाथी खींच के उसको बंद करते थे, बिकॉज टॉक रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज। सर ने तब फिजिक्स नहीं आती थी। आप फतेहपुर सीकरी गए हो कभी? नहीं सर। वहां पे ना जहां पे राजा रहते थे, इनके रूम्स जो बने हुए हैं जहां पे वो बोलते हैं, मतलब वो गाइड बोलते हैं, पता नहीं गाइड को भी कौन सा पता है कि अकबर कौन से रूम में सोता था या कौन सा उसका ड्राइंग रूम था। बट आप कभी उनके रूम्स में जाना जहां पे वो बोलते हैं कि अकबर का रूम था, जहां पे वो लोगों से मिलता था वो वाला रूम, या जहां पे वो सोता था वो वाला रूम, वटएवर जो उसके रूम्स बने हुए हैं। और गर्मियों में जाना पीक पे, जून में, यू विल ऑब्जर्व कि वहां पे आपको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो इतना ठंडा रूम है। दैट मीन्स फिजिक्स तो आती थी, फिजिक्स आती थी, इसीलिए बिना एयर कंडीशनर के भी वो एयर कंडीशन रूम बने हुए हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिजिक्स के बहुत सिंपल सिंपल प्रिंसिपल यूज किए हैं। थोड़ी सी फिजिक्स और पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दे हैव अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द टू वॉल्स। मतलब आजकल हम घर में वैसे बना नहीं सकते बिकॉज हमारे पास अकबर की तरह बड़ा प्लॉट नहीं है, तो वो 2-2 दीवारें बनाते थे और 2 दीवारों के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 5 फीट। तो आप घर में ऐसे नहीं बना सकते ना, वॉल्स बना रहे हो 2-2 दीवारों के बीच में 5 फीट, मतलब उसका अगर रूम ऐसे है अकबर का, तो ये एक वॉल है, फिर एक दूसरी वॉल है, और यहाँ पे 5 फुट का गैप छोड़ा हुआ है। सो दैट मेक्स द रूम एयर कंडीशन। आजकल भी ऐसे बन सकता है, पर आपको फिर प्लॉट उतना बड़ा चाहिए। और वो इस तरह के घर बनाते क्यों, तो उसका वैसे मेरे को लॉजिक भी समझ नहीं आया, बिकॉज जहां वो कहते थे कि अकबर दिन में रहता है और जहां पे रात को रहता है वहां पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पास ही बनाता दूसरा रूम भी। और दूसरा रीजन, आप डोर पड़ेगा जो रीजन पूछ रहे हो, अगेन आप उसकी लोकेशन देखोगे ना जब कभी साइट पे जाके, तो अगर वो ऐसे डोर है, आप किसी भी पुराने महल में चले जाओ, बीट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कहीं पे भी, आपको ये नीचे वाले पोर्शन में स्पाइक्स मिलती हैं। स्पाइक्स मींस डोर बड़े और नीचे वाले रीजन में स्पाइक्स, फिजिक्स बिहाइंड इट। क्यों लगाई वो स्पाइक्स? होती हैं कांटे। कांटे, बेसिकली यू कैन से लोहे के शार्प पॉइंट्स। कि आयरन यूज होता था तब, नॉर्मली स्टील तो था नहीं, तो शार्प स्पाइक्स ऑफ आयरन। रीजन फॉर दैट इज जितने राजा थे अपना किला बना के रहते थे,
डोर बंद हो जाता था तो जो एनिमी था वो हाथियों से अटैक करता था डोर को खोलने के लिए कि डोर हैवी है वैसे तो खुलेगा नहीं। अब हाथी अटैक नहीं करेंगे अगर यहाँ पे आयरन स्पाइक्स लगी होंगी, उनको चोट लगेगी, तो इसलिए वो आयरन स्पाइक्स लगा देते थे ताकि हाथी भी टक्कर ना मारे डोर को, और हाथ से वो खुलता नहीं था। तो मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाते थे, ऐसा नहीं है। आप अगर जयपुर जाते हो तो वहां पे आपको वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिलरी गन मिलेगी, ब्रिटिशर्स ने बाद में बनाई थी। जयपुर में पहली आर्टिलरी गन पड़ी है वर्ल्ड की। देयर इज अ फोर्ट ओवर देयर, जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे आपको वो दिख जाती है, और बहुत ह्यूज, मतलब सॉर्ट ऑफ जिसको आप आजकल टैंक बोलते हो वो बना के रखा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, इतना पढ़ के देखना, टॉक करेंगे और इसके कंसेप्ट्स करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।